हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं RPFSI का जो एग्ज़ाम हुआ था 2 दिसंबर को, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का, उसका सारा कुछ एनालिसिस लेके आए हैं। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन सबसे सटीक लेके आए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं 2 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम था पहली शिफ्ट का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बने। कुछ क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड हो पाए हैं, ठीक है, लेकिन जो हमें एकत्रित हम कर पाए हैं उसका सारा कुछ एनालिसिस लेके आए हैं। और देखिए क्या क्या जो हमने आपको क्लासें करवाई थी उनमें से फंसा, ठीक है। ये हमारा मूलतः फर्स्ट शिफ्ट का है, और जो भी लोगों का भी एग्ज़ाम है आने, क्योंकि मैराथन क्लास हमारी बहुत यूज़फुल रहेंगी, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमने आपको अपने RPF सेट जो प्रैक्टिस सेट चलाया था उसमें दूसरे या तीसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, तो वो क्वेश्चन हमें पहले नंबर पे मिला और पहले ही शिफ्ट में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं किस टाइप से पूछा गया है। हॉर्नबिल त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? इसका मैंने पूरा आपको करवाया था, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दिसंबर के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। और ये उससे रिलेटेड जानकारी, अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी टाइप से बन रहे हैं, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। यह महोत्सव नागालैंड के समृद्ध सांस्कृतिक का प्रदर्शित करता है और इसे त्योहार भी कहा जाता है। इस महोत्सव के बारे में आपकी ज़रूरी जानकारी। ये महोत्सव आमतौर पर दिसंबर के महीने पहले सप्ताह में आयोजित किया जाता है, और साल 2023 में हॉर्नबिल महोत्सव का 24वां संस्करण 1 दिसंबर को हुआ था। यह महोत्सव नागालैंड के लड़ाकू जनजातियों का सबसे बड़ा उत्सव है, ठीक है। इससे जो भी रिलेटेड था हमने आपको सेट में करवाया था, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए हमें अपने एग्ज़ाम में भी मिला, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके, हमने सारे प्रैक्टिस सेट प्रॉपरली प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये इनसे रिलेटेड, और इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया था। यह पक्षी नागालैंड के लोक कथाओं में अक्सर दिखाई देता है। इस महोत्सव का आयोजन नागालैंड के किस्मा में स्थित नागा हेरिटेज विलेज में किया जाता है। इस महोत्सव में नागालैंड की सभी जनजातियां हिस्सा लेती हैं। इस महोत्सव में लोक संगीत, नृत्य, पारंपरिक कला और खेल शामिल होते हैं। इस महोत्सव में पारंपरिक नागा मोरंग प्रदर्शनी भी होती है। इस महोत्सव में पारंपरिक नागा खेल जैसी तीरंदाजी, कुश्ती, स्वदेश भी होते हैं। तो ये आपका था जो क्वेश्चन। देखिए हमने पहले ये दूसरे तीसरे सेट में आपको कराया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमसे जो पूछा गया था, ये 2 आपकी फर्स्ट शिफ्ट का है। IMPS का पूरा नाम क्या है? हमसे पूछा गया था IMPS का पूरा नाम क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसका पूरा नाम क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस ये भारत में एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। इसका इस्तेमाल तुरंत पैसे भेजे या पाने के लिए किया जाता है। ये सेवा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया ऑफ NPCI द्वारा की जाती है। IMPS से जुड़ी कुछ खास बातें हम आपको, यह सेवा 24/7 उपलब्ध है, ठीक है। इसका इस्तेमाल मोबाइल, इंटरनेट, MMS या ATM के जरिए किया जा सकता है। IMPS से व्यक्ति व्यापारिक भुगतान दोनों किए जा सकते हैं।
इससे लेन देन के लिए मोबाइल नंबर या आधार के जरिए बैंक खातों को सुरक्षित रूप से लिंक किया जाता है। लेन देन के दौरान लाभार्थी को जोड़ने के लिए 7 अंकीय कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप फुल फॉर्म से रिलेटेड आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन आपके वही बन रहे हैं जो कॉमन एग्जाम में होते हैं, तो आप इसी से रिलेटेड आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तिल किस क्षेत्र में होते हैं? ये हमसे पूछा गया है। ये सबसे ज्यादा आपके मध्य प्रदेश में होते हैं, ठीक है। जो सर्वाधिक क्षेत्र किस क्षेत्र में होते हैं? तो मध्य प्रदेश में होते हैं, ठीक है। भारत में तिल की खेती राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिर देखिए, राजस्थान में तिल की खेती में पहला स्थान है। गुजरात तिलहन उत्पादन में सबसे बड़ा स्थान है। मध्य प्रदेश में तिलहन उत्पादन में पहला स्थान है। महाराष्ट्र में भी तिल की खेती होती है। दुनिया भर का चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादन, दुनिया भर में तिलहन उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 10% तिल के बीज से खाद्य तेल निकालना, ठीक है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए तो अपना वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उनको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए देखते हैं और क्या हमसे पूछा गया है। हाँ, आपके जो भी एग्जाम होंगे उनसे रिलेटेड एनालिसिस आपके सारे कराए जाएंगे, भले ही वो थोड़ी देर से, क्योंकि सबसे सटीक चाहिए तो थोड़ा टाइम तो वेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है, जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच भारत में कौन सा मानसून होता है? तो शीतकालीन मानसून होता है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच भारत में उत्तर पूर्व मानसून आता है। उत्तर पूर्व मानसून को शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। यह मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ शुरू होता है। इस दौरान हवाएं जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं। उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बारिश होती है। भारत में वार्षिक बारिश का एक छोटा हिस्सा उत्तर पूर्व मानसून की वजह से होता है। टेलीग्राम जिसको पीडीएफ चाहिए तो वो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। चलिए हम देखते हैं और हमसे क्या पूछा गया है। ये भी हमने आपको क्वेश्चन कराया। अधिकतर क्वेश्चन आपको हमारे पढ़ाए हुए मिल रहे हैं। जिनका भी एग्जाम है वो मैं तो यही कहना चाहूंगी, आप लोग एक बार देख के जरूर जाइए, ठीक है। तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित हैं? तो ये आपके पंजाब घराने से संबंधित हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन पंजाब घराने के तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। पंजाब घराना तबला वादन की 6 मुख्य शैलियों में से एक है। देखिए, मैं वैसे नहीं लेके आई हूं कि आपको टिक करा देना, जो भी आपसे पूछा गया है तो उस पे, क्योंकि भाई उससे रिलेटेड और भी तो क्वेश्चन वो बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़े देर से ही सही।
पंजाब घराने की शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में हुई थी। पंजाब घराने के प्रदर्शन पखवाज से काफ़ी प्रभावित हुए। जाकिर हुसैन को तबले के भगवान के नाम से जाना जाता है। जाकिर हुसैन भारत सरकार ने 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ है, तीसरे चौथे प्रैक्टिस सेट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, गुलाम वंश के शासकों का सही क्रम कौन सा है? गुलाम वंश के शासकों का सही क्रम कौन सा है? तो ये आपका जो सीक्वेंस है वो हमने आपको दिखाया है। चलिए अब देखते हैं क्या है सही क्रम। कुतुबुद्दीन ऐबक आपके 1206 से 1210 तक रहे। आराम शाह आपके 1210 तक रहे। इल्तुतमिश 1210 से 1236 रहे। और ये शुक्रुद्दीन फिरोज शाह ये आपके रहे। रजियत उस सुल्तान जो आपकी भारत की पहली महिला शासिका बनी थी, ये आपकी 1236 से 1240 रही। और ये उन लोगों का क्रम है। ठीक है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा, चाहे आप देख लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन हमने एकत्रित कर पाए हैं वो हम आपके लिए लेके आए। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। गुलाम वंश को मामलुक वंश या दास वंश के नाम से जाना जाता था। इस वंश ने दिल्ली पर करीब 84 सालों तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत का सही कालक्रम दिल्ली का क्या है कालक्रम? तो गुलाम वंश खिजली, तुगलक, सैयद लोधी, गुलाम वंश 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, ये भी हमने आपको क्वेश्चन करा रखा है। अधिकतर जो हमने कराए हैं अपने प्रैक्टिस सेट में वही आपको यहाँ पे दिए गए हैं एग्जाम पे। इल्तुतमिश से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही है? वो हमें कथन तो प्रोवाइड नहीं हुए, क्योंकि कथन भाई ऑनलाइन आपका एग्जाम था, ठीक है, कंप्यूटराइज, तो कथन जो वो हम नहीं प्रोवाइड करा पाए। लेकिन इनसे जो रिलेटेड जानकारी वो हम आपकी सारे कुछ ले, क्योंकि पूछेंगे तो उसी से या तो होगा या तो नहीं होगा। तो कथन तो हम नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते, लेकिन हाँ उनसे रिलेटेड जानकारी जरूर प्रोवाइड कर। इल्तुतमिश ने दिल्ली में जल संरचना, मस्जिदें और नागरिक सुविधाओं का निर्माण कराया था। उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। उन्होंने हौजे शमसी जलाशय और उसके आसपास मदरसा स्कूल बनवाया था। उन्होंने सूफी संतों के लिए खानखाह, मठ और दरगाह कब्र बनवाई थी। उन्होंने गंधक की बावली का निर्माण कराया था। उन्होंने चांदी का टका, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूछा तो हमसे यही गया होगा, जो वो कथन कारक वो हमें नहीं मिल पाए हैं। चांदी का टका और कॉपर का जीतल जारी किया था। उन्होंने दिल्ली सल्तनत में एकता प्रथा का शुरुआत किया था। उन्होंने अपने राज्य को कई भागों में बांटा और हर भाग की देखभाल के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया था। और देखेंगे इनकी जानकारी। उन्होंने एक कर प्रणाली लागू की थी, जिसके तहत लोगों को अपनी जमीन के आधार पर कर देना पड़ता था। उन्होंने सभी धर्मों के कलाकारों और विद्वानों का समर्थन किया। उन्होंने मंगोलों के विरुद्ध लाहौर और मुगलों पर विजय प्राप्त की। जिनको भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी उसमें। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट में ही करवाया हुआ है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से केरल
कोलकाता आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में से कौन सा शहर जुड़ा है? इनमें से हमसे पूछा गया है कि इनमें से एक कोई आपका शहर है जो आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जुड़ा है, तो ये हमारा कोलकाता है। ठीक है, क्या है? कोलकाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली एक सड़क परियोजना है। दिल्ली उत्तर, कोलकाता पूर्व, पश्चिम, मुंबई पश्चिम और चेन्नई। ठीक है, अब इस योजना से तहत जो जुड़ी बातें हैं वो हम जान लेते हैं। योजनाओं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप योजनाएं पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इस परियोजना के बारे में हम कुछ खास बातें करेंगे। ये भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। इसकी लंबाई 5,846 किलोमीटर है। ये दुनिया की 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है। ये परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP के तहत शुरू की गई थी। इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में रखी थी। इस परियोजना का प्रबंध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI करता है। यह केवल राष्ट्रीय राजमार्गों का गठन करती है, न ही कि राजमार्गों और ग्रामीण शहरी सड़कों का मैप देखने पर यह राजमार्ग चतुर्भुज आकार का दिखता है, इसलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया है। इस परियोजना से परिवहन का समय कम हुआ और कृषि पर भी इसका असर पड़ा। ठीक है, जिनको भी PDF चाहिए वो अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमने आपको कराया हुआ है प्रैक्टिस सेट में। पेरिस ओलंपिक से पूछा था कि खिलाड़ी का, उन्होंने अपना नाम पूछा था, वो तो हमें नहीं प्रोवाइड हुआ, लेकिन हाँ उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी वो हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तो आइए देख लेते हैं। भारत ने पहली बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। कोलकाता अब जो आपका यहाँ पे कलकत्ता होना चाहिए था, जो अब यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे जो अब कोलकाता में जन्मे। नॉर्मल पिक्चर्स ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 5 एथलीट्स स्पर्धाओं में भाग लिया था। तो जो हमें क्वेश्चन मिल पाया हमने वो क्वेश्चन भी आपको दिखाया है। ठीक है, आप समझ लीजिएगा कि इस अकॉर्डिंग आपसे पेपर में पूछा जा रहा है। अनुवांशिकी की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ग्रेगर मेंडल ने की थी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पादप जगत से आपके प्रश्न थे। तो पादप जगत में यूकार्योटिक बहुकोशिकीय क्लोरोफिल युक्त और कोशिका भित्ति वाले जीव आते हैं। पादप जगत। वनस्पति जगत से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। पादप जगत में यूकार्योटिक बहुकोशिकीय क्लोरोफिल युक्त कोशिका भित्ति वाले जीव आते हैं। पादप जगत के जीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। पादप जगत के जीवों में फूल वाले पौधे, शंकुधारी पौधे, फैन क्लब मांस, हॉर्न वर्ट्स, लीवर मांस और हरे शैवाल शामिल होते हैं। उनसे रिलेटेड पूछा था तो हमने आपको उनसे रिलेटेड करवाया। फिर हमसे पूछा गया है गति का द्वितीय नियम कौन सा है? कि गति का द्वितीय नियम हमसे पूछा गया है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समान अनुपाती होती है तथा बल की दिशा में कार्यान्वित होती है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के मुताबिक किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उस वस्तु के संवेग में बदलाव की दर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, दर के समान अनुपाती होता है। ये आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है,
ये बदलाव इस दिशा में ये बदलाव इस दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। इस नियम को गणितीय रूप से इस तरह से लिखा जाता है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है आपका। इस नियम को भौतिक के सबसे मौलिक नियम में से एक माना जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो हमसे पूछा गया था। ये भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 148 से संबंधित हैं। ये इनसे रिलेटेड जानकारी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? तो आइए देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉर्पोरेट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG से जुड़ी जानकारी हम देखेंगे। 148 से 151 में दी गई है। क्वेश्चन हमने आपको बहुत बारी कराया है सेट में, ठीक है। अनुच्छेद 148 में CAG की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अनुच्छेद 149 में CAG के कर्तव्य और शक्तियों जो संघ और राज्यों के लेखाओं से जुड़ी हुई बताई गई हैं। 150 में CAG से जुड़ी जानकारी दी गई। CA से जुड़ी कुछ और खास बातें जानेंगे। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष, इनका जो मतलब कार्यकाल 6 साल या 65 साल की उम्र तक होता है, जो पहले भी होता है, ठीक है। CAG को मतलब इनको हटाने का जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं तो राष्ट्रपति के पास ही इनका अधिकार होता है हटाने का। CAG एक संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए से हटाया जा सकता है, ठीक है। CAG के वेतन और सेवा की शर्तें संसद द्वारा बनाए गए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियों और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के तहत तय होती हैं, ठीक है। इनकी जो सैलरी वगैरह है वो 1971 के तहत तय होती है। CAG भारत के संचित निधि और राज्य निधि से जुड़े खातों का लेखा जोखा परीक्षण करता है। CAG जो आपका है सरकारी निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा वित्त पोषित निकायों के खातों को भी लेखा परीक्षण करता है, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत किसे लाभ मिला? ये क्वेश्चन था आपका। तो प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगार या अल्प रोजगारों को लाभ मिला, ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PAMRIE के तहत शिक्षित बेरोजगार लोगों को स्वरोजगार के लिए सहायता दी जाती है। इस योजना के तहत देश के 10 लाख शिक्षित और बेरोजगार महिलाओं और शहरी युवाओं को स्थायी रोजगार के अवसर मिलते हैं। इस योजना की कुछ खास बातें देखते हैं। इस योजना के तहत ऋण की दर कम होती है और ऋण को आसान किस्तों में चुकाया जाता है। ऋण में किसी और चीज का बंधक नहीं लिया जाता है, जो सिर्फ बनी चीज से ही बंधित संपत्ति मानी जाती है। इस योजना में महिलाओं और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जाती। इस योजना की अनुसूचित जनजाति के लिए 22.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि OBC के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया था, ये भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया हुआ है। आपने नहीं, जिन लोगों का भी अभी एग्ज़ाम है तो वो जाके हमारे टॉपर्स बेसिक चैनल में जा कर के वो देख सकते हैं। हमने प्रैक्टिस सेट में सारा कुछ कराया है, हूबहू पेपर आपको वैसे ही मिल रहा है, ठीक है। जीके जीएस का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। अल्पसंख्यकों के शिक्षक अधिकारों से जुड़ा है आपका ये, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, ये तो हो चुका है आपका, कोई नहीं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है ये भी आपका हो चुका था। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 किससे संबंधित है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के प्रावधान से संबंधित है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन है जो पूछा गया था हमसे फर्स्ट शिफ्ट में, निम्न में से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। ये भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन, पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर आरिफ अलवी के स्थान पर। ठीक है, फिर है हमारा जो क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये रहा हमारा क्वेश्चन। पाकिस्तान, एक सेकेंड पहले लेती हूँ। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो आसिफ अली जरदारी ने। ठीक है, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हमने बहुत बार आपको प्रैक्टिस सेट में बोला है कि पहले आखिरी करंट में ही चीजें पूछे जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार क्या सही है? आपसे ये पूछा गया था, तो आंसर है आपका समय समय पर की जाने वाली जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। जनगणना हर 10 वर्ष में गृह मंत्रालय द्वारा भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा करवाई जाती है। 15वीं जनगणना आपकी 2011 में की गई थी। और बात करें तो जनगणना भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का लिंगानुपात पुरुषों पर, मतलब इतने पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। ठीक है, फिर ये हो चुका है आपका। फिर हमारा क्वेश्चन आया बीएसएफ की पहली महिला, ऐसा कोई आपका क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन ऐसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु भाकर और शाबाश, यहाँ पे जो सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता, उसके विपक्ष में कौन सा देश था? ठीक है, तो दक्षिण कोरिया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया के विपक्ष में उन्होंने जीता था। और एक और है आपका नोट, यहाँ पे हमने इसलिए लगाया है कि आपका जो 2 प्रश्न थे वो योजनाओं से रिलेटेड थे। ठीक है, बने थे जो हमें नहीं मिल पाए हैं। तो जिन लोगों का भी आज की शिफ्ट में पेपर है या कल जो भी है, तो आप लोग मुझे कमेंट में या मेरे टेलीग्राम में जो आपको क्वेश्चन याद हो या जो भी आपके माइंड में हो, तो वो आप मुझे लिख के टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन, धब्बेदार हिरण चीतल कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी भारत, श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान में पाया जाता है। ये जंगलों और नदी के किनारे पर रहता है। शीतल भारतीय अपन महाद्वीप, ये आपका यहाँ पे अपन नहीं है, उप महाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में जंगलों में पाए जाते हैं, जहाँ वे खुले देश के करीब वुडलैंड्स और सागौन के बागवानों में रहते हैं। और संभवतः ये आपकी सर्दियों में अपने धब्बे बनाए रखते हैं, क्योंकि इस समय जलवायु बहुत गर्म होती है और कई पेड़ अपने पत्ते नहीं खोते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन था कि
भारतीय संविधान की संप्रभुता का उल्लेख है? प्रस्तावना। ये हमसे क्वेश्चन, ये भी हमने आपको बहुत बारी क्वेश्चन कराया है प्रैक्टिस सेट में। मैं तो बार बार कहना चाहूँगी कि जिनका भी एग्ज़ाम लगा है वो अपने आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक में जाके देख सकते हैं। हमने पेपर में मैराथन भी क्लास करा रखी जो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से उठा के करा दिया, ठीक है। भारत में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता शब्द का उल्लेख है, ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद 51, यहाँ पे आपका ए होना चाहिए था, ए में कहा गया कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। तीसरी अनुसूची के तहत मुख्य न्यायाधीशों, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्यों की शपथ में भी संप्रभुता का उल्लेख मिलता है। फिर हमारा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। कौन सा अनुच्छेद भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? तो आपका 343 जो अनुच्छेद है वो भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। फिर हमारा जनसंख्या के अनुसार 20 करोड़ के से ऊपर आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। फिर हमारा क्वेश्चन बना था साइंस का, फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लाल चींटियां, बालों के जुआ, शहद की मक्खियों, बिच्छू के डंकों में। तो यहाँ आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फिर था हमारा क्वेश्चन, सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार, इसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन रहे हैं तो उसी से वो पूछ सकते हैं मिलते जुलते। फिर हमारा क्वेश्चन था शतरंज 2024 के ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो गुकेश डोम राजू थे, ठीक है। फिर हमारा जो क्वेश्चन था, भारत की विकास दर कब से कब तक रहेगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 यहाँ पे में भी भारत दुनिया के प्रमुख देशों के बीच सबसे तेज गति विकास करेगा। विश्व बैंक ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.6 रहेगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे पूछा गया था। महाराष्ट्र के एक खिलाड़ी का नाम पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो आंसर है वो हमें नहीं प्रोवाइड हो पाया है। तो क्वेश्चन आपके इसी टाइप से बन रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़िया आप अपना पेपर दे के आइएगा। गरीबों का मापन कैसे किया जाता है? गरीबों का मापन आपका प्रमुख गणना अनुपात, कैलोरी का सेवन और घरेलू उपव्यय से किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक शिक्षा धर्म का प्रचार प्रसार किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 30 के तहत कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा एक क्वेश्चन, इनमें से प्रतिबिंब से संबंधित एक आपका प्रश्न था, ठीक है। वम और प्रतिबिंब से जुड़े सवाल और जवाब अब हम देखेंगे। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है, सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार बिंदु वस्तु के आकार के बराबर होता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वम रखा होता है। फिर आपका नोट रखिएगा, पुस्तक
के लेखक के बारे में पूछा गया था। अब कौन सी पुस्तक थी ये नहीं प्रोवाइड हो पाया है, हमें नई जानकारी मिल पाई। मैं तो बार बार कहूँगी कि जिसका भी एग्ज़ाम है आप लोग मुझे जो एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट में या टेलीग्राम में बताएं कि क्वेश्चन आपके किस टाइप से आए हैं। जो हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने बताया है। तो सभ्यता से रिलेटेड आपका एक प्रश्न बना था, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। ये भी हमने आपको सेट में कराया है, लेकिन अब किस टाइप से बना था ये तो जानकारी नहीं मिल पाई है। 2003 का आय से प्रश्न एक था, कितना कम या बड़ी, ऐसे प्रश्न आपका बना था, ठीक है। फिर हमारा ये बना था, शतरंज खिलाड़ियों का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, ये बना था हमारा प्रश्न। एक सेकेंड, अब हमारे पास देखिए कोई वो तो है नहीं बोर्ड वगैरह, तो वो हम अवेलेबल आपको नहीं करा सकते हैं, तो हम इसी के माध्यम से आपको सटीक पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। एक सेकेंड, तो जो खिलाड़ी महाराष्ट्र से कई शतरंज खिलाड़ी हैं, जिनमें से कुछ ये नाम रहे आपके, अनुपमा गोखले, भाग्यश्री थिप्से, अभिजीत कुटे और प्रवीण थिप्से, रोहिणी खदिलकर, तो ये आपके बने थे, ठीक है। 2003 से एक प्रश्न आपका और आया था। फिर है ये हमारा जो क्वेश्चन है, भीड़र पुरातात्विक स्थल कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था, स्थल कहाँ पर है, तो ये आपका पुरातात्विक स्थल हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नगर माना जाता है। तो ये आपके इतने ही क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं जो नहीं हमें मिल पाए हैं, तो उनको हम नहीं करा पाए, लेकिन लगभग आपका इसी तरह से पूछा जा रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना घबराएं नहीं, आप अपना बढ़िया से पेपर देने जाएं। फिर मिलेंगे एक नए पेपर सॉल्यूशन एनालिसिस के साथ।